पिक्चर चालू करो बे। स्कूलों की थोड़ी बात कर लेते हैं। स्कूलों की जो व्यवस्था दिल्ली में लागू की गई, जब हम पूरे देश के स्कूलों में देखते हैं तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गुजरात को थोड़ा सा बेहतर बताया गया था स्कूलों के मामले में। ऐसा क्यों? वो रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखी। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो गुजरात के, मैं भी गया था स्कूलों में। अच्छा एक चीज़ बताओ, प्रधानमंत्री जी को जब गुजरात के सरकारी स्कूल में जाके फ़ोटो खिंचवानी थी, उनको एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं मिला जो फ़ोटो खिंचवाने लायक था। फिर एक टेम्पोरेरी टेंट के अंदर एक क्लासरूम बनाया गया, आर्टिफिशियल क्लासरूम बनाया गया, जिसमें 4 बच्चों को बिठाया गया और वहाँ पे उनको फ़ोटो खिंचवानी पड़ी। कहाँ से गुजरात के स्कूल अच्छे हो गए? ये अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं, बिकॉज इन्हीं की अपनी सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट। क्या बढ़िया था गुरु। अरविंद जी, लेकिन आम आदमी के मन में जो सवाल है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल इतने बुलाने के बाद क्यों नहीं जा रहे? कुछ गिरफ्तारी का डर है क्या? और आपकी पार्टी जो बार बार कहती है, हर बार जब सम्मान आता है कि देखिए गिरफ्तार कर लेंगे, ये जो कहते हैं बार बार, ये क्यों कहते हैं? उत्सुकता है, उम्मीद है, या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है? अरे कहना क्या चाहते हो? पूरा देश देख रहा है, जब इनका मकसद जांच करना नहीं है तो इनका मकसद गिरफ्तारी करना है। इन्होंने, जैसे मैंने कहा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको गिरफ्तार कर लिया। अब ये केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आज मेरे पास कुछ वॉलंटियर्स का फ़ोन आया, वो कच्ची कॉलोनी में घूम रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके बताया, सर यहाँ पे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि अपने केजरीवाल को बोल देना बिल्कुल नहीं जाएगा ईडी में। बहुत अच्छा कर रहा है जो वो ईडी में नहीं जा रहा। ईडी का मकसद, केंद्र सरकार का मकसद कोई जांच वांच करना नहीं है। केंद्र सरकार का मकसद केवल और केवल केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। तो इनका मकसद जांच से कोई, आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन एजेंसीज का मकसद कोई जांच तो रह ही नहीं गया। जगह जगह ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ रहे हैं। एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, सरकारें गिरा रहे हैं, एमएलएज को। एक चीज बताओ, शिवराज सिंह चौहान बड़े कद्दावर नेता होते थे, छोटे मोटे नेता थोड़ी थे हमारे देश के। 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर थे, 3 या 4 टाइम्स चीफ मिनिस्टर थे, 3 टाइम्स। वसुंधरा राजे जी कद्दावर नेता होती थी। एक झटके में उठा के उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को परे कर दिया। एक झटके में उठा के उन्होंने वसुंधरा राजे को परे कर दिया। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ईडी नहीं होती तो आज इन दोनों ने अपनी अलग पार्टी बना ली होती और बीजेपी की नाक में दम कर दिया होता इन दोनों ने। ईडी से डरा डरा के आज केंद्र सरकार चली ईडी से रही है। इस पार्टी को तोड़ दो, उस सरकार को गिरा दो। ये क्या है? ये जनतंत्र नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है जो भी हो रहा है देश के अंदर। और देश संकट में है। अरविंद जी, तो आज आप इस मंच पे कह रहे हैं कि ईडी सम्मन भेजती रहे, आप नहीं जाएंगे? मैं वही करूंगा जो कानूनी रूप से जायज है। अब मैं कानून पे आ जाता हूं, पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए। मैं कुछ सम्मन पे नहीं गया। ईडी ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। अब मैं कोर्ट में जाके कोर्ट को बताने वाला हूं कि कैसे ईडी के सम्मन इलीगल हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि ईडी जो सम्मन भेज रही है वो इलीगल है, कानूनी रूप से सही नहीं है। मैं कोर्ट में जाके बताऊंगा। तो अब जब तक खुद ही ईडी वाले कोर्ट में गए, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तो ईडी को इंतजार करना चाहिए। वो ईडी कोर्ट के, भाई आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है क्या? आप ही तो गए हो कोर्ट में, कोर्ट पे भरोसा रखो। कोर्ट का जजमेंट आ जाने दो। कोर्ट का जजमेंट आने तक इंतजार नहीं करते। रोज कल एक जवाब दिया, आज फिर एक सम्मन आ गया, कल फिर एक सम्मन आ जाएगा। तो ये तो एक तरह से तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। कोर्ट कहेगा तो जाएंगे आप? कोर्ट कहेगा तो जाएंगे। कोर्ट कहे तो सही। इनके सम्मन जो है वो बिल्कुल इलीगल है। और क्यों इलीगल है मैंने इनको कानूनी जवाब दिया है, लेकिन मेरे ऑब्जेक्शंस का वो जवाब ही नहीं देते। इमोशनल डैम इट। अरविंद जी, जब आपने कोर्ट की बात की तो आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, बेल नहीं मिल पा रही है उन्हें। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप अदालत के सामने ऐसी बातें नहीं रख पा रहे कि वो निर्दोष हैं और कम से कम बेल तो दे ही दीजिए? 2 चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला, आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने बार बार कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, 1 पैसे की रिकवरी नहीं है। ये केस 2 मिनट के लिए नहीं टिकेगा। ये तो उनकी लाइन थी, ये केस 2 मिनट भी नहीं चलेगा।
ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? किसी को नहीं मिल रही जमानत ईडी के केस के अंदर, क्यों नहीं मिल रही? अभी तक देश का कानून ये होता था, क्रिमिनल लॉ ये होता था, यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा, आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई, आपको गिरफ्तार करते थे, आपसे पूछताछ करते थे, और पूछताछ के बाद 10-15 दिन के बाद आपको बेल मिल जाती थी, आप घर आ जाते थे, फिर आपके ऊपर मुकदमा चलता था। मुकदमे में अगर आप दोषी पाए जाते थे तब आपको सजा होती थी और आप जेल जाते थे। अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने लिख दिया, इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। मुकदमे तो इस देश में 15-15 साल चलते रहते हैं, तो 15 साल तक आप मनीष सिसोदिया को जेल में रखोगे? तो ये बेल इसलिए नहीं मिल रही कि वो दोषी हैं, बेल इसलिए नहीं मिल रही कि उन्होंने ये पूरा कानून पलट दिया। इसीलिए ईडी की वजह से आज पार्टियां टूट रही हैं। आप पहले जो कानून था, भाई आपने एफआईआर करी, आप गिरफ्तार कर लो मुझे, मेरे से पूछताछ कर लो, 10 दिन में 15 दिन में मेरे को बेल मिल जाती थी। अब बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक पूरा मुकदमा ट्रायल पूरा होके आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। ये तो गलत कानून है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरविंद जी, मुझे याद आ रहा है जब आपकी सरकार बनी थी तब आपका एक ऐड बहुत चला था उस समय, और उसमें आपने कहा था कि अब कोई अगर रिश्वत देने आए तो उसका स्टिंग कर लेना और हमें भेज देना और हम कार्रवाई करेंगे। ये आपके विधायक उनका स्टिंग क्यों नहीं कर लेते जो आपको ऑफर कर रहे हैं? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। स्टिंग पहले किए भी हैं हमारे, 1 या 2 स्टिंग हमने जारी भी किए थे। लेकिन राहुल जी, सारा दिन अब आप आए हमारे पास, आप मेरे दोस्त हो और आप उन लोगों का मैसेज लेके आए। मान लीजिए अब मैं अपने फोन पे आपकी रिकॉर्डिंग थोड़ी करूंगा यार। आप मेरे पास मान लीजिए मैसेज लेके आए, आपने कहा अरविंद जी वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मनीष को भी छोड़ देंगे, सतिंदर को भी छोड़ देंगे, संजय सिंह को भी छोड़ देंगे, आप ये इंडिया गठबंधन मत करो। अब मैं यार आपकी थोड़ी वो करूंगा, आप मेरी और आपकी तो दोस्ती है ना? तो मैं अब आपकी आवाज रिकॉर्ड करूंगा और फिर जनता को दिखाऊंगा तो रिश्ते खराब होते हैं। एक चीज बताइए, देश के अंदर बॉम्बे के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स दिल्ली देती है, दिल्ली वाले देते हैं, आप लोग देते हैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स केंद्र सरकार को। 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिल्ली वाले देते हैं केंद्र सरकार को। और बदले में केंद्र सरकार से क्या मिलता है साल का? 325 करोड़। तो ये तो चूसने वाली बात हुई ना भाई। हम एक ग्रोथ इंजन है, देश का एक ग्रोथ इंजन है। सोना देने वाली मुर्गी है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला ही घोट दोगे तो फिर वो अंडे कैसे देगी? तो यार उसको, मुर्गी को अच्छा खिलाओ पिलाओ थोड़ा सा। अगर 2 लाख करोड़ रुपए हम देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए में से आप 20,000 करोड़ तो हमारा हक बनता है, 20,000 करोड़ रुपए तो दिल्ली वालों को मिलने चाहिए वापस उसमें से। बाकी आप, देश गरीब है हम मानते हैं, बाकी आप पूरे देश में बांट दो। दिल्ली वालों को उसमें से 20,000 करोड़ तो देना बनता है, 325 करोड़ रुपए देते हैं। बताओ मैं क्या गलत मांगता हूं उनसे? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अरविंद जी, मेरा जो अगला सवाल है वो भी थोड़ा उलझा हुआ सा है। ये हकीकत है कि दिल्ली में लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 14% बढ़ी है, राष्ट्रीय औसत से 158% ज्यादा हुई है। बहुत अच्छा कमा रहे हैं दिल्ली वाले, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्री यहाँ नहीं आ रही, फिर कमा कहाँ से रहे? देखिए, इंडस्ट्री जो नॉर्मल इंडस्ट्री है वो वैसे भी दिल्ली के अंदर कम है। 85% दिल्ली की इकोनॉमी जो है वो सर्विस इंडस्ट्री से चलती है। जो ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो होती थी वो वैसे भी दिल्ली के बाहर भेज दी गई थी कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत। तो आज ये वाली इंडस्ट्री वैसे भी दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती। सर्विस इंडस्ट्री आ सकती है, वो आ रही है, काफ़ी बड़े पैमाने पे आ रही है। और जब से हमारी सरकार आई है, जो कि ईमानदार सरकार है, जिसके अंदर रेड टेपिज्म नहीं है, तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपने खुद ही कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय तो तभी बढ़ेगी ना जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं दिल्ली के अंदर।
और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों बढ़ रही हैं, उसका एक बेसिक सबसे सिंपल आसान तरीका समझाने का है। 2 काम किए हमने। हमने एक आम आदमी के हाथ में पैसा दिया है। कैसे पैसा दिया है? उसकी बिजली मुफ्त कर दी, उसका पानी मुफ्त कर दिया, उसका बसों का किराया महिलाओं का मुफ्त कर दिया, उसका शिक्षा मुफ्त कर दी बच्चों की, उसका इलाज मुफ्त कर दिया। 5 बड़ी चीजें। अभी मैंने एक सर्वे कराया था कई वॉलंटियर्स को भेज के, कम से कम नहीं तो हर महीने 5 से 10 हजार रुपए महीना हर परिवार का बचने लगा है। अगर आपके हाथ में 10 हजार रुपए महीना एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो आप फिर उससे सामान खरीदोगे, बच्चों के लिए और सब्जी खरीदोगे, बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, घर का सामान खरीदोगे। इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ती है, और जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। दूसरा, हमने आने के बाद दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज पहले 7,000 या 8,000 होता था, हमने आते ही 15,000 कर दिया, डबल कर दिया मिनिमम वेज। जब मजदूरों के हाथ में पैसा आएगा तो वो पैसा खर्चेगा मार्केट में जाके, और जब पैसा खर्चेगा तो डिमांड क्रिएट होती है और उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अभी तक 75 साल के अंदर सिस्टम ये था ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट। ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट में होता था अमीरों को और अमीर बनाओ, अरबपति को और पैसे दे दो उसके हाथ में, वो फिर फैक्ट्री खोलेगा और वो फैक्ट्री खोलेगा, उससे लोगों को जॉब मिलेगा। अरे जब खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो फैक्ट्री कहां से खुलेंगी? पहले खरीदने के लिए डिमांड तो चाहिए इकोनॉमी के अंदर, वो डिमांड हम लोगों ने क्रिएट की है दिल्ली के अंदर। आज पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। क्यों? हमारी बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों का किराया फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। तो ये दिल्ली केंद्र सरकार का डेटा है। एवरेज पूरे देश में महंगाई दर 6% है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में 7.5% है। दिल्ली के अंदर महंगाई दर 3% है, सबसे कम है देश के अंदर। अरुण जी, क्योंकि आपकी टक्कर जिन लोगों से है, यानी कि बीजेपी से है, वो अपना टारगेट 400 पार बता रहे हैं। 370 अकेले बीजेपी बात कर रही है। वो तो बकवास कर रहे हैं। हालत देश की ये है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, पेट्रोल 100 पार चला गया है, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, तो 270 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो तो 370 की बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाएगा? मतलब हालत तो देश के अंदर, हालत तो यही है। नाराजगी, केंद्र सरकार से नाराजगी इतनी ज्यादा है कि एक वो इंडिया शाइनिंग भी हुआ था। इंडिया शाइनिंग में भी उन्होंने कहा था देश बड़ी तरक्की कर रहा है और ये, और वो लोगों ने बता दिया तरक्की कितनी कर रहा है। तो आज भी ये वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विश्व गुरु बन गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी के अंदर जरा सा भी सुधार नहीं हो रहा है। एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट हो रहे हैं। जनता की जिंदगी जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कैसे काम चलेगा? अरविंद जी, राम मंदिर का मुद्दा तो प्रभावित करेगा? नहीं, अच्छा है, राम मंदिर होना चाहिए। हमने भी उस टाइम, मैं भी गया था अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी पत्नी को लेके। मान साहब भी गए थे, मान साहब भगवंत मान जी अपनी माता जी को और अपनी पत्नी को लेके गए थे। सबकी श्रद्धा है, 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा है राम मंदिर के अंदर। पर राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए, वो गलत बात है। पर्सनल श्रद्धा की बात है। मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, ये मेरी पर्सनल श्रद्धा है, सबको अधिकार है। 2014 के जो अरविंद केजरीवाल थे, वो जब बात करते थे तो बिजली, पानी, शिक्षा, इन सब की बात करते थे। 2023 तक आते आते अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे। उन्हें भी मंदिर में, उन्हें भी पूजा पाठ करते हुए दिखाना पड़ा। ना, बिल्कुल नहीं है। आप मुझे जानते नहीं हो। मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ आपको। ना, आप मेरे को, मैंने कभी आपको बताया ही नहीं कि मैं किस किस की भक्ति करता हूँ, किस किस की भक्ति नहीं करता। ना आप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ना आपने कभी मेरे से पूछा और ना कभी मैंने आपको बताया। आप मेरे घर आते तो मैं आपको बताता कि ये हमारे घर में मंदिर है, यहाँ पे मैं अपने माता पिता के साथ, पत्नी के साथ यहाँ पूजा करता हूँ। अब अगर मैं राम मंदिर चला गया, मैंने तो कोई उसका ढिंडोरा नहीं पीटा चारों तरफ, मैं तो गया और आ गया भक्ति करके, ना मैंने कोई ढिंडोरा पीटा। तो मैं अगर वहाँ चला गया, पूजन कराया,
उनका आशीर्वाद ले आया भगवान जी का, तो इसमें क्या गलत है? कहते हैं ये सॉफ्ट हिंदुत्व है। ये मेरी अपनी श्रद्धा है, मेरी अपनी भक्ति है। ये कोई हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, ये टर्म्स तब आती हैं जब आप हिंदुत्व के जरिए वोट लेने की कोशिश करते हैं, जब आप हिंदुत्व के जरिए अपने भक्ति की नुमाइश करते हैं, जब आप, वो सही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।